नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं आप लोग सभी अच्छे होंगे, सकुशल भी होंगे। बेसिकली आज इस वीडियो में जो चैप्टर है वो है क्या बैकडेटेड डिग्री हम लें, अगर लें तो क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। और मोस्टली अगर मैं बैकडेटेड की बात करूं तो अगर हमें कोई मार्केटिंग हमारे सामने कोई कर रहा है, उसका कोई प्रेजेंटेशन रख रहा है, तो उनसे क्या सवाल पूछें और क्या वाकई में ये बैकडेटेड डिग्रियां फर्जी होती है। तो आज ये सारे कंसेप्ट इस वीडियो में मैंने कवर किए हैं। इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। हो सकता है आपके काम का नहीं हो, लेकिन शायद आपके किसी न किसी मित्र, भाई या आपके परिवार में किसी न किसी के काम आने वाला वीडियो है, तो उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो बात करते हैं सीधी मुद्दे की। उससे पहले आपको नमस्कार, और मैं आपका दोस्त BK तिवारी आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर भारत में। दोस्तों, बैकडेट डिग्री के नाम से ही आपको पता लग जाता है कि जो सेशन हमारा निकल चुका है वो बैकडेटेड डिग्रियां होती है। बेसिकली बात फर्जीवाड़े की लेकर या बात फर्जी को लेकर नहीं कर रहा हूं। मैं आज आपको वो चीज़ें समझाना चाहता हूं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम रोज़ आए दिन वीडियो बनाते हैं, साहब बैकडेटेड फर्जी होती है, साहब बैकडेटेड जेन्युइन होती है, साहब हम वीडियो बनाएंगे, 2 लोग कमेंट करेंगे कि नहीं नहीं साहब ये तो झूठ बोल रहा है, साहब इसको तो बहुत फ़ायदा हो गया साहब, है ना। जैसा कि बैकडेटेड को अगर मैं फ़र्जी बता रहा हूँ या फ़र्जी डिग्री को अगर मैं फ़र्जी बता रहा हूँ तो शायद मुझे आपके आइडिया से क्या फ़ायदा हो सकता है आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी लोगों के कमेंट्स होते हैं कि नहीं नहीं साहब इसको तो बहुत फ़ायदा है, ये तो एक ही टॉपिक बार बार लेके आ रहा है। और ये टॉपिक मैं इसलिए लाता हूँ बार बार क्योंकि ये काफ़ी संवेदनशील टॉपिक है। देखो, आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि आपको मार्केट में डॉक्यूमेंट्स बेचने वाले, आपको गलत सलाह देने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन बेसिकली जब स्टूडेंट फंसता है तो उसके बचाव में कितने लोग मिले हैं। आज तक अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, आपको कोई फर्जीवाड़ा आपके साथ हुआ है, तो आपका कितने लोगों ने बचाव किया है, वो बात मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि जो स्टूडेंट फंस जाता है उसकी हेल्प कौन करते हैं। हालांकि सभी कहते हैं हम स्टूडेंटों की मदद करते हैं, तो शायद मेरे हिसाब से कोई मदद नहीं करता है। बेसिकली ये चीज़ें मैं आज आपको इसलिए बता रहा हूँ वीडियो में। कभी रिसेंटली एक मामला मेरे सामने आया और मामला बड़ा अजीब था। मामला ये था कि एक यूनिवर्सिटी है, बेसिकली उसी यूनिवर्सिटी से किसी स्टूडेंट ने डॉक्यूमेंट्स लिए और लेने के बाद उसने कहीं अप्लाई कर दिए। अप्लाई करने के बाद उसे लगा कि क्यों ना एक बार इनको वेरीफाई कराया जाए। तो उनको कहीं वीडियो भी देखने को मिले, कई लोगों ने वीडियो बनाए कि भाई RTI से वेरीफाई करा, तो उन्हें भी लगा कि अगर जेन्युइन डॉक्यूमेंट है तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। तो उन्होंने उस RTI लगाने के लिए मुझे कॉल किया। उन्होंने कहा कि सर हम आपके माध्यम से RTI कराना चाहते हैं। तो बेसिकली RTI आप खुद कर सकते हैं, किसी का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप किसी के माध्यम से करा सकते हैं। तो वो RTI हमने फाइल किया और उस RTI में हमने RTI भी लगाया, जवाब नहीं आया। उसके बाद फर्स्ट अपील भी की, उसमें भी जवाब नहीं आया, और फाइनल अपील की, उस फाइनल अपील में भी जवाब नहीं आया। बेसिकली तीनों प्रोसेस होने के बाद उन्होंने बात की मुझसे कि सर जवाब तो नहीं आया। तो मैंने कहा आप इसका इस्तेमाल मत कीजिए। तो उन्होंने बताया कि सर मैं तो यूज़ कर चुका हूँ। तो मैंने कहा यूज़ कर चुके हो तो आप देख लो, या आप अपना कहीं एडमिशन करा लें तो लीगली तरीके से कर लें। फिर आप जब लीगल हो जाएं तो आप इसको यूज़ कर लेना, उस डॉक्यूमेंट्स को हटा देना। खुदा न खास्ता बात ऐसी होती है कि 2-3 महीने बाद उनका दोबारा कॉल आता है मेरे पास और वो बताते हैं कि सर एक बार दोबारा ट्राई करके देखें। तो मैंने उनको कहा कोई बेनिफिट तो है नहीं, यूनिवर्सिटी जवाब तो देगी नहीं। लेकिन उन्होंने मेरे को प्रेस किया कि नहीं सर एक बार दोबारा ट्राई करते हैं। तो हमने उसमें दोबारा से फर्स्ट अपील लगाया। पहले तो RTI लगाया, RTI में रिप्लाई नहीं आया, और फिर उसके बाद फर्स्ट अपील लगाया। और फर्स्ट अपील लगाया, उसके बाद भी जो टाइम होता है 30 दिन का, उस 30 दिन के दरमियान कोई रिप्लाई नहीं आया। तो उन्होंने कहा सर फर्स्ट अपील में रिप्लाई नहीं आ रहा है, आप एक काम कीजिए फाइनल अपील लगा दीजिए। तो हमने यहाँ से फाइनल अपील करके पोस्ट कर दिया। लेकिन 5-6 दिन ही हुए होंगे पोस्ट किए हुए, 5-6 दिन बाद यूनिवर्सिटी से रिप्लाई आ गया। और रिप्लाई में आया कि आपका डॉक्यूमेंट फेक है और आपने जो भी मार्कशीट की जो फ़ोटो आपने प्रस्तुत की है इस एप्लीकेशन के साथ, वो हमारे रिकॉर्ड में मैच नहीं करती, यानी कि आपका रिकॉर्ड हमारी यूनिवर्सिटी में नहीं।
अब ये चीज़ें हो गई तो हमने भी, चलो मैंने कहा भाई रिप्लाई आ गया, लेकिन देखते ही देखते वो जो फाइनल अपील हमने की थी उसके ऊपर एक्शन हो गया, और एक्शन भी इतना ज़बरदस्त हुआ कि वो मामला सीआईडी के पास चला गया। तो सीआईडी से एक दिन कॉल आता है कि भाई आपने जो आरटीआई अप्लाई किया था फाइनल अपील, उस दरमियान हम सीआईडी ऑफिस से बात कर रहे हैं और आप अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर हमारे ऑफिस आ जाइए। अब ये चीज़ें जब स्टूडेंट को सुनने को मिली तो स्टूडेंट एकदम घबरा गया। उसने कहा सर ये क्या मामला हो गया, मेरे पास तो सीआईडी से फ़ोन आया। तो मुझे भी शायद एक बार पहली बार तो ऐसा ही लगा कि मैंने कहा ऐसा थोड़ी होता है, क्योंकि जहाँ तक हमने हज़ारों एप्लीकेशन अप्लाई किए तो वहाँ पे ऐसा कुछ मामला आया नहीं आज तक कि कोई सीआईडी इन्वॉल्व हो जाए। तो मैंने देखा कोई मजाक कर रहा है आपको, या हो सकता है कोई डरा रहा है आपको, तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया। मैंने कहा छोड़ो, मरने दो, कोई दिक्कत नहीं है, और उसको कह दो हाँ ठीक है भैया देखेंगे। लेकिन कुछ टाइम बाद, यानी कि लगभग 7-8 दिन बाद एक नोटिस आता है, और उस नोटिस में सीआईडी का पूरा एक एड्रेस लिखा होता है। उन्होंने बाकायदा उसका क्रमांक नंबर, अपील नंबर, सारी चीज़ें उसमें डाली हुई होती है, और उन्होंने लिख रखा है कि भाई आप इतनी तारीख को आपकी हमारे सीआईडी कोर्ट में आपकी तारीख है, आपको उपस्थित होना है और समस्त दस्तावेज को लेके आना है। जबकि बेसिकली यूनिवर्सिटी का रिप्लाई आ चुका है, यूनिवर्सिटी इस डॉक्यूमेंट्स को फर्जी बता चुकी है। तो उन्होंने फिर कॉल किया उनको कि सर मैंने तो कैंसिल करा दिया, कि सर मुझे तो रिप्लाई आ चुका है। बोला नहीं नहीं, आपको एक बार तो यहाँ आना पड़ेगा, आप यहाँ आकर अपने बयान नोट कराएं। तो आज ये स्थितियाँ पैदा हो गई है। मैं ये चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हम बहुत आसानी से ये समझ लेते हैं कि बैकडेटेड देकर लेकर हम जॉब लग जाते हैं, या हम कहीं डिपार्टमेंट में अप्लाई कर देते हैं, तो हम एक भरोसे के पीछे रहते हैं कि हमारे एजेंट ने हमें बोला है कि कोई दिक्कत नहीं है। अब जब ये सीआईडी का जब मामला सामने आया, उसके बाद अब स्टूडेंट घबराया हुआ है बुरी तरीके से। हालांकि हमने काफ़ी सारे मेल्स, वहाँ लेटर वेटर हम सेंड किए हैं, अभी वो मामला रफा दफा हो जाएगा, लेकिन फिर भी मतलब जब स्टूडेंट के साथ जब कुछ होता नहीं है तब तक वो बहुत बोल्ड रहता है, लेकिन जब कोई चीज़ें होती है तो उसके बाद बहुत घबरा जाता है और उसके हाथ में कुछ नहीं रहता है। फिर वो नए नए तरीके ढूंढता है कि इसमें कैसे क्या करूं, कैसे क्या करूं। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से ये कहना है कि आप अगर बैकडेटेड लेते हैं तो आपको सबसे पहले बात यह है कि आपको कोई भी पैसा आप जो दे रहे हैं उसमें जो एजेंट है उसका जो कमीशन है उससे बात करें सीधी कि भाई आपसे मान लो 1 लाख रुपए में डील होती है मेरी, 1 लाख रुपए में आप डिग्री दिला रहे हो, तो आपका कमीशन कितना है। उसने कह दिया सर मैं तो 10,000 रुपये लूँगा, तो उसको बोलो कि 90,000 रुपये हम यूनिवर्सिटी के खाते में जमा कराएंगे। तो कम से कम आपके पास एक एविडेंस रहता है कि ये जो डॉक्यूमेंट मैंने लिए हैं, जो यूनिवर्सिटी से लिए हैं, इसके बाबत मैंने 90,000 रुपये जमा भी कराएँ। उन पैसों को आप टुकड़ों टुकड़ों में जमा कराएं, एक साथ जमा ना कराएं। इसके अलावा कोई भी जैसे आप डॉक्यूमेंट्स का आदान प्रदान कर रहे हो बाई पोस्ट, या जैसे मान लो आप माइग्रेशन ले रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं, जो उनका पेमेंट आप 100% यूनिवर्सिटी का अकाउंट में करें, उनका आप बाई लेटर से आदान प्रदान करें, तो ये एविडेंस आपके काम के लिए हो सकती है। इनसे काफ़ी आपको बचने का मौका मिलता है। यहाँ तक कि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि साहब मुझे वेरिफिकेशन कराना है, तो वेरिफिकेशन के लिए जब हम बताएंगे कि आप आरटीआई लगा के एक बार वेरीफाई कराने की कोशिश करो, तो वो सोचते हैं कि यार पता नहीं आरटीआई क्या है, आरटीआई क्यों लगाएं, सर आरटीआई के अलावा कोई ऑप्शन बताओ। तो इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आरटीआई से कोई क्वेरी पूछ तो सकते हैं ना, आप किसी से पूछ सकते हैं कि भाई आपने दिया नहीं दिया, बस इतना सा हमें जानना है। तो इन चीज़ों से हालांकि बेनिफिट ये होते हैं कि आप जब आरटीआई के माध्यम से जब कोई भी इंक्वायरी करते हैं तो वहाँ पर जो रिप्लाई के चांसेस रहते हैं, या जो हमें रिटर्न में जो लिख के आता है, वो कम से कम ऑथेंटिक होता है। उनके बेस से आज आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, लेकिन आपको उनके बेनिफिट्स है जो बाद में आपको देखने को मिलते हैं। मैं आपको एक मामला बताता हूँ, इस मामले को जब आप पूरा समझेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। मानव भारती यूनिवर्सिटी जो कि हिमाचल प्रदेश की थी, वो 2020 में स्कैम में आ गई। वहाँ से हज़ारों लोगों ने, लाखों लोगों ने डिग्रियाँ की बैक से, क्योंकि ये तो खुलेआम बेच रही थी। तो वहाँ से लेने के बाद स्टूडेंट ने कभी उस डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई नहीं किया, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने उनको वेरिफिकेशन करा रखा था। उस दरमियान क्या हुआ कि खबरें चलने लगी कि सब 5 लाख फर्जी डिग्रियाँ बेची है इन्होंने, 4 लाख फर्जी डिग्रियाँ बेची है। उस दरमियान ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट सामने आए जिन्होंने वहाँ से डॉक्यूमेंट्स ले रखे थे। तो उन्होंने जब हाई कोर्ट में अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग एक रिट प्रेजेंट की थी कि भाई हाई कोर्ट में एक रिट डाली जाए, उससे ये हो कि हाई कोर्ट
दिशा निर्देश दे एसआईटी को या यूनिवर्सिटी को कि वो उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करे, क्योंकि जो बच्चे लगे हुए हैं उनके जहाँ पे भी वो जॉब कर रहे हैं उनकी जो कंपनियां हैं या वो जिस फील्ड में हैं वो सभी लोग उस डॉक्यूमेंट्स को लेकर उनको मतलब संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं कि भाई ये फर्जी डॉक्यूमेंट वाला है, तो इसलिए उन बच्चों के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाए। और उस दरमियान जब वो रिट डालने लगे तो वहाँ पे जब बात हुई डालने की तो वहाँ पे सबसे बड़ा कॉमन सवाल ये आया कि भाई आपने इन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराने का कभी प्रयास किया? तो जैसा कि आप लोग बोलते हैं कि सर यूनिवर्सिटी से वेरिफिकेशन, फलाना वेरिफिकेशन, इन चीज़ों को वहाँ पर कोई मान्यता नहीं थी। वहाँ पे उन वकील ने जो उस केस को ट्रायल कर रहे थे उन्होंने सभी स्टूडेंट्स को दिशा निर्देश दिए कि आप सभी स्टूडेंट्स अपने अपने डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग जो यूनिवर्सिटी कैंपस है या प्राइवेट रेगुलेटरी कमीशन है वहाँ पर आरटीआई की एप्लीकेशन फाइल कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स की जांच कीजिए, और जो वो स्लिप आए जो आपने आरटीआई लगाया वो स्लिप जो आरटीआई का एप्लीकेशन है वो डॉक्यूमेंट लेकर और अपने दस्तावेजों को लेकर आइए, तब वो रिट डलेगी, तब हमें कोर्ट से रिलीफ मिलेगा। यानी कि हम ये चीज़ बताएंगे कि हमने इनको वेरीफाई कराने के प्रयास किए थे, यूनिवर्सिटी ने या तो रिप्लाई नहीं दिए या रिप्लाई दिए तो इस तरीके के रिप्लाई मिले। तो अब आप समझिए कि ये कितना बेहतर ऑप्शन है कि अगर मान लो आपने ले लिया आपका डॉक्यूमेंट, हम नहीं कह रहे कि वो फर्जी है, मैंने कभी किसी वीडियो में नहीं बोला कि आपका डॉक्यूमेंट फर्जी है, मैंने हमेशा ये बोला है कि बैकडेटेड डॉक्यूमेंट फर्जी है। तो आप ये सारी चीज़ें अपने ऊपर ना लें। आप अगर बैकडेटेड डॉक्यूमेंट ले रहे हैं, आप उसका यूज़ करना चाहते हैं क्योंकि आपने पैसा खर्च किया है, तो उसमें 100, 200, 500 रुपये और खर्च कीजिए, उसको वेरीफाई आरटीआई के माध्यम से कराना चाहिए आपको। आप एक बार प्रोसेस कीजिए, रिप्लाई नहीं आता कोई बात नहीं, आप उसको बाद में पैसा देके जैसा आप करना चाहते हैं वैसे वेरीफाई करा लो, लेकिन आरटीआई का एप्लीकेशन आपको फाइल करना है। फ्यूचर में वो काम आने वाली चीज़ है। शायद आपका मार्कशीट आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा, शायद डिग्री आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा, यहाँ तक कि जो आप कई बार बताते हैं कि सर वो पोस्ट भेजा है, वो चीज़ें आपकी कोई काम की नहीं है, लेकिन वो एक एप्लीकेशन जो आपने आरटीआई के माध्यम से पेश की है वो आपके फ्यूचर में काम आने वाली चीज़ है। तो आपको ये चीज़ें करनी चाहिए अगर आप बैकडेटेड ले रहे हैं या ले रखी है। बेसिकली दोस्तों मैं आपको एक मेरी पर्सनल ओपिनियन है, हालांकि आप मानते हैं तो आपके लिए अच्छा है, नहीं मानते तो भी आपके लिए अच्छा ही है, मैं बुरा नहीं कहूँगा। मेरा ये मानना है कि वो बैक डिग्री हमें नहीं लेनी चाहिए। अगर हम ले चुके हैं तो उसको वेरीफाई कराना चाहिए, उसके लिए आरटीआई का प्रोसेस करना चाहिए, हमें विभिन्न तरीके के वेरिफिकेशन करने चाहिए। जैसा कि मान लो कि हमें कहीं से हम दूध ले रहे हैं और दूध के अंदर मान लो किसी ने मिलावट का पानी डाल रखा है या मिलावट कर रखी है उसमें, तो उसको एक बार हमने भरोसा कर लिया, ठीक है, तो भरोसा करने से इतना हो सकता है कि हाँ हमने मान लिया कि इसमें है या नहीं है, लेकिन इसमें पानी नहीं है ना। लेकिन अगर उसके रियलिटी की अगर बात करें, उसकी जांच की बात करें, तो जांच फिर कई तरीके की होती है, कई तरीके से जांच कराने से साबित होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई जांच करा रहे हैं उसमें नहीं आया, हो सकता है हमें दोबारा जांच करानी चाहिए या दोबारा जांच करानी पड़े। तो आप तो कहेंगे कि सर क्या जांच कराने की ज़रूरत है, लेकिन बात वो नहीं है, बात है कि सच्चाई की, बात है रियलिटी की, बात यह है कि हमारे ऊपर कोई इलीगेशन आए। जैसे कई लोग हमें बोलते हैं कि सर आरटीआई का जवाब लेने की क्या ज़रूरत है, यूनिवर्सिटी ने दिया है उसकी डिटेल ऑनलाइन दिखाई दे रही है, हमें क्या ज़रूरत है, यूनिवर्सिटी अपने आप जवाब देगी। दोस्तों यूनिवर्सिटी को कोई जवाब नहीं देना पड़ता है, क्योंकि मेरे पास ऐसे मामले आते रहते हैं, आप लोग ही मुझे बताते हो, मुझे मैं कोई जाके कहीं रिसर्च नहीं करता हूँ, मेरे पास सारे स्टूडेंट्स फ़ोन करते हैं, वो सारी चीज़ें बताते हैं मुझे कि साहब मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ। बस मैं क्या करता हूँ, उस बात को आपके सामने रखता हूँ, लेकिन स्टूडेंट और उस यूनिवर्सिटी का नाम हिडन कर देता हूँ, इसलिए कि वो एक स्टूडेंट की पर्टिकुलर जो आइडेंटिफिकेशन है वो ना जाए। इसलिए मेरे पास एक ऐसा ही मामला आया था जिसमें एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि सर मेरा एक डॉक्यूमेंट्स है, मैंने आज से लगभग 7 साल पहले लिया था, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, राजस्थान की है, उस यूनिवर्सिटी के डिटेल में मेरी पूरी डिटेल्स शो कर रही है, हालांकि वीडियो भी बना रखा है मैंने, उनका लॉगिन आईडी वगैरह वगैरह जो भी है। और उस डॉक्यूमेंट से वो एक बैंक में नौकरी करते हैं, प्राइवेट बैंक है, उसमें जॉब कर रहे हैं। यहाँ तक कि बैंक ने मेरे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई भी कराया है और मैं उसमें जॉब कर रहा था। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ कि मुझे वहाँ से जो सैलरी मिल रही थी वो कम मिल रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि मेरे को एक अदर बैंक है, प्राइवेट बैंक, उसमें मुझे अच्छा ऑप्शन मिल रहा था सैलरी का। तो मैंने क्या किया कि वहाँ से रिजाइन करके मैंने वहाँ पर डॉक्यूमेंट अप्लाई कर दिए। अब मुझे भरोसा तो था ही क्योंकि मेरा डॉक्यूमेंट ऑलरेडी वेरीफाइड है, और अब जब दूसरे बैंक ने मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेजे तो यूनिवर्सिटी ने उस डॉक्यूमेंट को मना कर दिया। तो मुझे मेरा जो वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने कहा है कि आपके डॉक्यूमेंट फर्जी हैं। तो मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी
6 साल नौकरी करके आया हूँ पहले किसी दूसरे बैंक में, उसने वेरीफाई किया है। तो सर उस दरमियान उन्होंने कहा कि भाई आप यूनिवर्सिटी जाइए, यूनिवर्सिटी जाके अपनी यूनिवर्सिटी से बात कीजिए, बात करके उस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करा के लाइए। तो सर मैं उस डॉक्यूमेंट को लेकर यूनिवर्सिटी गया। यूनिवर्सिटी जाने के बाद मैंने वहाँ बात की, भाई मेरा डॉक्यूमेंट है जो पहले ऑनलाइन दिखता था अभी नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारी कॉमन सी चीज़ें हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि हम यूनिवर्सिटी से फ़ोन करते हैं कि मेरी डिटेल दिखना बंद हो गई, तो वो कह देते हैं कि सर 1-2 साल तक ही दिखता है, उसके बाद हम डाटा हटा देते हैं, ऑनलाइन नहीं दिखेगा। कई यूनिवर्सिटियों के रूल्स हैं वो 6 महीने बाद ही हटा देते हैं। जबकि यूजीसी की अगर मैं गाइडलाइन की बात करूँ, क्योंकि देखो कानून से चलता है सारा सिस्टम, और कानून की अगर मैं बात करूँ, रूल्स की बात करूँ, तो यूजीसी गाइडलाइन है कि आप डॉक्यूमेंट को परमानेंटली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे डाल के रखोगे। यहाँ तक कि यूजीसी गाइडलाइन साफ है, उन्होंने तो ये भी कह रखा है कोई हिडन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल डिटेल में आपकी डिटेल होनी चाहिए। कोई भी आदमी जाके देख सकता है कि उस यूनिवर्सिटी में कितने स्टूडेंट है। लेकिन अगर ये चीज़ें होने लग गई तो ये फर्जीवाड़ा बंद हो जाएगा, इसलिए ऐसा यूनिवर्सिटियाँ नहीं करती है। अब बात क्या हुई कि जब वो यूनिवर्सिटी गया, जब उसने बात की, तो यूनिवर्सिटी ने पता है आपको क्या जवाब दिया? यूनिवर्सिटी ने कहा कि आप हमारे स्टूडेंट नहीं हैं। तो उसने कहा कि सर डाटा दिखाई दे रहा है मेरा, ये देखो मैंने, उन्होंने जो वीडियो बना रखा था वो वीडियो उनको दिखाया। उन्होंने वीडियो देखने के बाद ये नहीं कहा कि हाँ आप स्टूडेंट हैं, उन्होंने ये कहा हमारी वेबसाइट हैक हो गई थी इसलिए किसी ने आपका डाटा वहाँ पर अपलोड कर दिया था। अब समझिए कि जो आदमी 6 साल से जॉब कर रहा था, उसका 7वें साल में जब उसने स्विच किया, यानी दूसरे टाइम उसने वेरिफिकेशन मांगा, उस टाइम उन्होंने मना कर दिया। और राजस्थान की टॉप रेपुटेड यूनिवर्सिटी है वो, काफ़ी अच्छा नाम है, काफ़ी स्टूडेंट्स वहाँ से पास आउट है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स के साथ इसलिए हो जाती है कि यूनिवर्सिटी को भी पता है कि पैसा कमाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। जैसे आपने आजकल देखा होगा इंस्टेंट लोन, ऐसे इंस्टेंट डॉक्यूमेंट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो वो बैकडेट है। इंस्टेंट डॉक्यूमेंट मिलेंगे आपको, करंट में आपको एक वेरिफिकेशन दे देंगे, लेकिन फ्यूचर जो होगा 4-5 साल बाद का, उसके बाद वो डिटेल्स जो हैं वो आपकी वहाँ से हटा दी जाती है, आपके फिर वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होते, क्योंकि 5-6 साल के बाद शायद या तो कंसल्टेंट नहीं रहेगा या उस कंसल्टेंट का उस यूनिवर्सिटी से संपर्क नहीं रहेगा। तो ऐसी स्थितियाँ में कंसल्टेंट का क्या रिप्लाई करेगा आपको? ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे फ़ोन करते हैं और बहुत सारे स्टूडेंटों के साथ हो भी रहा है। वो लोग बताते हैं कि सर कंसल्टेंट ने आज से 7 साल पहले दिलाया था, लेकिन अब कंसल्टेंट कह रहा है भाई मेरा तो कोई संपर्क नहीं है, उस टाइम तो तुम्हारा वेरीफाई हो रहा था, मैं क्या करूं? अब उसने तो आपको कह दिया कि भाई उस टाइम हो रहा था, अब मैं क्या करूं? लेकिन आप क्या करोगे? आपके पास कोई ऑप्शन है? आप खुद समझिए, आप किसी की बातों को मत मानिए, मैं जो बोलता हूं उस बातों पर भरोसा मत कीजिए, लेकिन आप समझिए कि अगर ये स्थिति आपके साथ हो गई तो आपके पास क्या जवाब है। और मैं सिर्फ आपको यही चीज बता रहा हूं कि अगर फ्यूचर में आपके सामने ये चीज़ें आ गई तो उसका सवाल का जवाब आप कहाँ से लाएंगे। इसलिए मैं आज ही आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ कि ये सवालों के जवाब आप ढूंढ लीजिए जो वक्त के ऊपर काम आएंगे। दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना। धन्यवाद।